नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। जैसा कि मित्रों आप पिछले वीडियो में स्वर वर्णों को पढ़ चुके हैं। आज उसका दूसरा भाग है जिसमें हम व्यंजन वर्णों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी हमारे वीडियो हैं वो आपको समय से प्राप्त हो जाएं। और इससे पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप पहले देखना चाहते हैं तो स्वर वर्ण वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ऐसे वर्ण जिनको बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं किया जाता है वह वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है और व्यंजनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन देखते हैं। स्पर्श व्यंजन है क्या? स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है। यानी हमारी जीवा जो है वह मुख के विभिन्न अंगों से स्पर्श होती है और इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या का से लेकर मा तक, यानी का वाली लाइन पूरी, का, च, ट, त, प, इन पांचों लाइनों के पांचों अक्षरों को हम जोड़ेंगे तो यह 25 होते हैं और इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन की संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात आ जाता है आपका अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यह वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित है जिसके कारण यह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, या, र, ल, व। उसके पश्चात आ जाता है आपका ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। अर्थात इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से घर्षण के कारण वायु का निष्कासन, यानी अर्थात वायु बाहर की तरफ आती है और ऐसे वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या हिंदी में 4 है, श, श, स और हा। इसके पश्चात संयुक्त व्यंजन आ जाता है। संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो दो वर्णों यानी दो व्यंजन वर्णों को जोड़कर बनाए गए हों। तो इसमें देख रहे हैं आप कि क प्लस श बराबर छ, त प्लस र बराबर त्र, ज प्लस इया बराबर ज्ञ, श प्लस र बराबर श्र। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण स्थान, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम किसी भी व्यंजन वर्ण हो या स्वर वर्ण हो, जब उनका हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय वह हमारे मुख के विभिन्न अंगों से उच्चारित होते हैं। तो इसमें प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का उच्चारण स्थान देख पा रहे हैं आप। अनुनासिक व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जो पंचमाक्षर होते हैं, अर्थात जो स्पर्श व्यंजन आपने पढ़े हैं उनके आखिरी के पांचों अक्षर, आखिरी वाले पांचों अक्षरों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। इसके पश्चात आ जाता है पार्श्विक वर्ण। तो पार्श्विक वर्ण ला को कहा जाता है क्योंकि ला का उच्चारण करते वक्त हमारे जीवा के पार्श्व यानी किनारे के हिस्से हमारे ताल की तरफ टच होते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा होता है? तो प्रकंपित या लुंठित वर्ण रा को कहा जाता है क्योंकि रा का उच्चारण करते वक्त हमारी जीवा घर्षण करती है। उसके पश्चात आ जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढा को कहा जाता है। इसको द्विगुण व्यंजन की संज्ञा भी दी गई है क्योंकि हमारी हिंदी वर्णमाला में डा और ढा को अलग से स्थान दिया गया है, किंतु उसके अलावा उत्क्षिप्त व्यंजनों में या द्विगुण व्यंजनों के तौर पर ड और ढा को दोबारा जोड़ा गया है जिनमें नीचे उनके बिंदियां लगाई गई है। अर्धस्वर कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो अर्धस्वर में आ और वा होता है क्योंकि ये है क्या कि ये हैं तो व्यंजन लेकिन ये स्वरों के द्वारा बनाए गए हैं। आ प्लस नहीं,
ई प्लस आ बराबर इया बनता है और उ प्लस आ बराबर उआ ये होता है, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर की संज्ञा दी गई है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें बाह्य और आंतरिक आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं जो कि दो भागों में विभाजित है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का अर्थ हो गया कि जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारित होने में हमारे मुख से वायु की मात्रा बहुत कम ही निष्कासित होती है, ऐसे वर्णों को अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। तो अल्प प्राण वर्ण आपके देख पा रहे होंगे, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन यारलावा होते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप चार्ट बना हुआ है, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे स्पर्श व्यंजन 25 जो होते हैं उनको लिखा गया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा तथा पांचवा, यानी इसके अंतर्गत जितने आने वाले वर्ण हैं वह अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे तथा अंतस्थ व्यंजन वाले जो 4 वर्ण हैं वो भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत ही आएंगे। दूसरा आ जाता है महाप्राण। तो महाप्राण वर्ण वह वर्ण हैं जिनके उच्चारण के समय मुख द्वारा वायु अधिक निष्कासित होती है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन श, श, श और ह यह महाप्राण होते हैं। इसके पश्चात आ जाता है ध्वनि तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्गीकरण। तो इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, घोष और अघोष। तो घोष वर्ण वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी ध्वनि तंत्रियां कंपित होती हैं, यानी कि एक दूसरे से रगड़ती हैं, एक वाइब्रेशन टाइप ध्वनि उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेट होती है। तो ऐसे वर्णों को हम घोष वर्ण कहते हैं। तो घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन यारा, लावा एवं हा यह सभी वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके पश्चात आ जाता है आपका अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण वह वर्ण हुआ जिनके उच्चारण में घर्षण बहुत कम होता है। तो ऐसे वर्णों को अघोष वर्ण कहा जाता है। तो अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा श, श, श इनको मिलाकर या अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय से जितने भी वीडियो बने इनसे जुड़ी हुई उन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।